हे यस माई सेल्फ हर्षिका। तो हमने लास्ट वीडियो में पेपर नंबर 1 का यूनिट नंबर 1 कंप्लीट किया था। तो अब हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे पेपर नंबर 1 के यूनिट नंबर 2 से। इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। तो स्क्रीन पे आपको सारे नोट्स दिखते जाएंगे। पेपर नंबर 1 यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है डेफिनेशन, कॉजेज एंड प्रिवेंशन, टाइप्स, एजुकेशन इम्प्लीकेशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ। अब हमें ये सारी चीज़ें, सारे टॉपिक्स करने किससे रिलेटेड। पहला लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए, फिर विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए, फिर हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए, फिर स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर के लिए, एंड देन डेफ ब्लाइंडनेस और मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के लिए। तो ये पांचों सब टॉपिक्स हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो इसी के साथ अब हम आगे चलते हैं 2.1 की तरफ। 2.1 से स्टार्ट करते हैं जिसमें हमें लोकोमोटर डिसेबिलिटी के बारे में जानना है। अब हम लोकोमोटर डिसेबिलिटी की सबसे पहले ऑफकोर्स डेफिनेशन को लेके चलते हैं। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, लोकोमोटर डिसेबिलिटी मीन्स प्रॉब्लम इन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो हमारे मोबिलिटी में दिक्कत आती है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो दिक्कत आती है उसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी कहते हैं। दैट इज़ डिसेबिलिटी इन लेग्स। हमारे पैरों में दिक्कत है तो हम यहाँ से वहाँ नहीं कर पाएंगे। बट इन जनरल इट इज़ टेकन एज अ डिसेबिलिटी रिलेटेड विद बोन्स, जॉइंट्स एंड मसल्स। आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये चीज़ मेन है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी इज़ अ कंडीशन विच इज़ रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ बोन्स, मसल्स एंड जॉइंट्स। ठीक है, तो ये वाला मेन पॉइंट है जो मैंने डार्क रेड से किया है। इट कॉजेज प्रॉब्लम इन पर्सनस मूवमेंट लाइक वॉकिंग, पिकिंग, होल्डिंग थिंग्स इन हैंड एक्सेट्रा। क्या समझे लोकोमोटर डिसेबिलिटी से कि ये कंडीशन होती है जिसमें जॉइंट्स, बोन्स और मसल्स में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से पर्सन को मूवमेंट में दिक्कत आती है और एक्टिविटीज़ में दिक्कत आती है, जैसे कि वॉकिंग, सिटिंग, होल्डिंग थिंग्स इन हैंड। क्योंकि अगर आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम है तो ऑफकोर्स ये भी हमारे जॉइंट्स होते हैं ना, इनमें भी प्रॉब्लम है तो फिर हम चीज़ों को अच्छे से पकड़ नहीं पाएंगे। हमारे मसल्स में दिक्कत है, हमारे लेग्स अच्छे से मूव नहीं करते तो हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा पाएंगे। तो इतना डेफिनेशन आपके लिए बहुत है। अब हम आगे चलते हैं। तो हमें लोकोमोटर डिसेबिलिटी में एक पोलियो के बारे में पढ़ना है, सेरेब्रल पाल्सी के बारे में पढ़ना है और मस्कुलर डायस्ट्रॉफी के बारे में पढ़ना है। तो मैंने अभी आपको लोकोमोटर डिसेबिलिटी के बारे में बताया, उसकी डेफिनेशन समझाई। तो हम आगे चलते हैं जिसमें हमें इन तीनों टर्म्स के लिए पढ़ना है। सबसे पहले आते हैं सेरेब्रल पाल्सी की तरफ। सेरेब्रल पाल्सी की डेफिनेशन पे आए तो सेरेब्रल पाल्सी अफेक्ट्स नॉर्मल मूवमेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड हैज़ मैनी डिग्रीज ऑफ सीवियरिटी। सेरेब्रल पाल्सी काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स में दिक्कत करती है किसी भी पर्सन की बॉडी पे, और ये सीवियर, माइल्ड, मॉडरेट, प्रोफाउंड से वेरी करती है। किसी को सेरेब्रल पाल्सी सीवियर लेवल पे भी हो सकती है, किसी को प्रोफाउंड लेवल पे भी हो सकती है। सेरेब्रल पाल्सी कॉजेज पोस्चर, गेट, मसल टोन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट। सेरेब्रल पाल्सी किस किस चीज़ों में दिक्कत करती है? मसल की मूवमेंट्स में, बॉडी पोस्चर में, मेनली यही आता है। और सेरेब्रल पाल्सी किस वजह से होता है? ड्यू टू डैमेज टू द ब्रेन और ड्यू टू नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन। नेक्स्ट चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेरेब्रल पाल्सी की तरफ, जिसमें आते हैं 3 टाइप्स की। पहले हम टाइप्स की बात करते हैं तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से समझ आएंगे। टाइप सेरेब्रल पाल्सी के 3 तरह के होते हैं। इसमें गिवन नहीं है, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ एडिशनली। अगर हम टाइप्स की बात करें सेरेब्रल पाल्सी के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे टाइम पे भी ये आया था। टाइप्स ऑफ सेरेब्रल पाल्सी पूछता है इस पेपर में, नहीं तो किसी और पेपर में पूछ लेगा, क्योंकि सेरेब्रल पाल्सी और भी पेपर में कॉमन टॉपिक है, तो टाइप्स आपको पता होनी चाहिए। सेरेब्रल पाल्सी के टाइप्स को हम 3 सब टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है सीवियरिटी के बेसिस पे, फिर होता है अफेक्टेड लिम्स के बेसिस पे, फिर होता है मेडिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। सीवियरिटी के बेसिस पे होता है माइल्ड सीपी, फिर मॉडरेट सीपी, सीवियर, फिर प्रोफाउंड। जिसमें माइल्ड होता है कि थोड़ा सा सीपी उसको मतलब कि एडिशनल हेल्प प्रोवाइड की जाए तो वो अच्छे से कर लेता है। फिर आता है मॉडरेट जिसमें उसे थोड़ी और दिक्कत होती है, फिर सीवियर जिसमें थोड़ी और दिक्कत होती है, फिर प्रोफाउंड जिसमें वो टोटल ही डिपेंडेंट होता है। अब हम आते हैं अफेक्टेड लिम्स के बेसिस पे, जिसमें होता है मोनोप्लेजिया, कोई एक लिम्ब अफेक्टेड होता है। फिर आता है हेमीप्लेजिया, दोनों हाथ अफेक्टेड होते हैं। पैराप्लेजिया, दोनों पैर अफेक्टेड होते हैं। डायाप्लेजिया, कोई भी 2 लिम्स अफेक्टेड होते हैं। और क्वाड्रिप्लेजिया, जिसमें 4 लिम्स अफेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट आते हैं मेडिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये कैरेक्टरिस्टिक्स, यही 3 आते हैं मेडिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में। जो 3 टाइप्स मैंने आपको बताया ना, जिसमें 3rd टाइप है मेडिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वाला, उसमें 3 में आता है स्पेस्टिसिटी। ये होता है जब काफ़ी ज़्यादा स्टिफनेस हो जाती है मसल्स में, काफ़ी ज़्यादा स्टिफ मसल हो जाते हैं, टाइट मसल हो जाते हैं,
एक जगह से दूसरी जगह उसको अच्छे से मूवमेंट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट आते हैं एथेटॉइड, जिसे डायस्केनेटिक भी बोलते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा लूज़ मसल होते हैं, यानी बच्चे के या फिर इंडिविजुअल के कंट्रोल में होते ही नहीं है उसके मसल्स। उसकी नेक को ले लो तो कभी हाँ कभी वहाँ ऐसे हो रही है, उसको एक सपोर्ट चाहिए रहता है जिससे उसकी नेक या फिर उसके हाथ बहुत ज़्यादा लूज़ मसल्स होती है, वो उन्हें कंट्रोल ही नहीं कर पाते। नेक्स्ट आते हैं अटेक्सिया में, तो इसमें प्रॉब्लम रहती है बैलेंसिंग की, और फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर में ये मेन दिक्कत रहती है। अटेक्सिया में लिखा है ना, बैलेंस में, फाइन मोटर में, ग्रॉस मोटर में, और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन रहता है। तो इसी के साथ अब वो ख़त्म होता है सेरिब्रल पाल्सी का टॉपिक। अब हम आते हैं पोलियो की तरफ। इसमें ये आपको एक बार पढ़ना चाहिए, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो पोलियो also it is a highly infectious viral disease that may attack the central nervous system, and it's characterized by symptoms that range from a mild non-paralytic infection to a total paralysis in a matter of hours। अब आपको सबको पता होगा, जब बच्चा छोटा होता है तब उसको पोलियो की ड्रॉप्स दी जाती हैं, और ये सभी बच्चों के लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें बच्चे को थोड़ा सा पैरालिसिस भी हो सकता है, और फिर विद इन आवर्स कुछ टाइम में वो पूरा पैरालिसिस भी बच्चे को हो सकता है। इसलिए पोलियो के अगेंस्ट उसको वो ड्रॉप्स दी जाती है, जिससे आगे चल के उसको ये बीमारी ना हो, ये डिसेबिलिटी ना हो। बाकी आप ये डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो, बाकी मेन आपको पोलियो के बारे में डेफिनेशन ही पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज पे, जिसमें डेफिनेशन पे आए तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी डैमेज टू एनी पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड और नर्व एट द एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड often causes permanent change in strength, sensation and other body functions below the site of the injury। मीन्स स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होता है जब आपके पूरे स्पाइनल कॉर्ड में कहीं पे भी कोई ब्रेक हो जाए या फिर कोई इंजरी हो जाए, जिसकी वजह से आपका बॉडी पोस्चर में दिक्कत आ जाए, आपकी बॉडी मूवमेंट में दिक्कत आ जाए। और जहाँ पे मेनली ऐसा होता है, अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ पे ब्रेक आ गया तो इसके नीचे का पूरा आपका बॉडी पार्ट काम करना बंद कर देता है। तो अब आगे चलते हैं। 4 स्पाइनल कॉर्ड रीजन्स होते हैं। पहला द सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड, जो यहाँ ऊपर की साइड होता है। उसके बाद द थोरैसिक स्पाइनल कॉर्ड, जो उसके नीचे होता है। द लंबर स्पाइनल कॉर्ड। ये सारे स्पाइनल कॉर्ड आपको नहीं पूछे जाएंगे, हमारे डिप्लोमा में है भी नहीं है। बस आपको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए, जो ये रही, ये वाली। बस इसके बाद आपको एडिशनली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे जो हैं नाम वगैरह ये आप ऐसे पढ़ सकते हो, आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, बाकी डिप्लोमा में ये नहीं पूछता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी भी आप देख सकते हो। इनकम्प्लीट नाम से पता चल रहा है कि इनकम्प्लीट डैमेज हुआ है स्पाइनल कॉर्ड को, और कंप्लीट में जैसे कंप्लीट डैमेज हुआ, कंप्लीट इंजरी है स्पाइनल कॉर्ड पे। नेक्स्ट अब हम आते हैं स्पीना बिफिदा। ये आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। अगर आप इसकी डेफिनेशन चाहो तो अ फॉल्ट इन अ डेवलपमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड सराउंडिंग बोन्स वर्टिब्री लीव्स अ गैप और स्प्लिट इन द स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो, तो जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब उसके स्पाइनल कॉर्ड में जो भी दिक्कत आती है, एक ऐसे ब्रेक या फिर एक ऐसे ओपन रह जाती है स्पाइनल कॉर्ड, इसमें ये दिक्कत होती है, जिसका मेन रीज़न होता है कि उस बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड ढंग से डेवलप नहीं हो पाई होती, ढंग से नहीं बनी हुई होती। और ये आगे स्पाइना बिफिदा के टाइप्स हैं, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको डेफिनेशन लेके चलनी है इन कुछ डिसेबिलिटीज़ की। नेक्स्ट हम चले तो हम मेन लेके चलेंगे, जिसमें से डिप्लोमा लेवल पे क्वेश्चन बन जाते हैं। इन नोट्स में काफ़ी सारी चीज़ें गिवन है, इतना सब नहीं पूछते डिप्लोमा लेवल पे। तो मैंने आपको पहले फर्स्ट वीडियो में भी बोला था कि डिप्लोमा लेवल के बेसिस पे ही हम मेन लेके चलेंगे। नेक्स्ट मस्कुलर डायस्ट्रॉफी, इसकी भी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिजीज विच इज़ वॉलेंट्री मसल प्रोग्रेसिवली वीकन ओवर टाइम। यानी मस्कुलर डायस्ट्रॉफी एक ऐसी डिसेबिलिटी है जो वर्सन विद टाइम होती है, मीन्स जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ये और ज़्यादा ख़राब होती रहती है। इसमें इनवॉलेंट्री मसल मूवमेंट्स रहती हैं। हार्ट एंड अदर ऑर्गन्स ऑल्सो अफेक्टेड, यानी इसमें बच्चे का कंडीशन काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट होता रहता है टाइम के साथ साथ। इसके 7 मेजर टाइप्स हैं जो स्क्रीन पे दिख रहे होंगे आपको, आप एक बार रीड कर सकते हो। बाकी इसमें से क्वेश्चन कम ही बनता है। डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, डिसेबिलिटी में क्या होता है, क्या चीज़ अफेक्ट होती है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस पे। तो इट इज़ अ पोटेंशियली डिसेबलिंग डिजीज ऑफ अ ब्रेन एंड स्पाइनल
कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी हमें किस पे दिक्कत करती है ये डिजीज, ब्रेन पे और स्पाइनल कॉर्ड पे। अब ये एडिशनली मल्टीपल सिलेरिसिस पे कुछ पॉइंट्स गिवन है, आप चाहो तो रीड कर सकते हो, नहीं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको 2.1 में जिन चीज़ों का ध्यान रखना है मैं एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ। पहला, लोकोमोटर डिसेबिलिटी के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन के बारे में। फिर हम आते हैं पोलियो के बारे में, तो पोलियो की डेफिनेशन इज़ इनफ। नेक्स्ट, सेरिब्रल पाल्सी। सेरिब्रल पाल्सी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेरिब्रल पाल्सी का आपको थोड़ा डीप में पढ़ना चाहिए कि सेरिब्रल पाल्सी की डेफिनेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और मेन उसके टाइप्स क्या हैं। नेक्स्ट, उसके बाद हम आते हैं मस्कुलर डायस्ट्रॉफी पे, जिसमें हमने और भी चीज़ें पढ़ी जैसे स्पाइना बिफिदा, मस्कुलर सिलेरिसिस। इन सब की आपको सिर्फ डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डीप में आपको लोकोमोटर डिसेबिलिटी पढ़ना है, सेरिब्रल पाल्सी पढ़ना है। नेक्स्ट हम आते हैं 2.2 पे, जो है विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट से आपको पता चलता है कि हमारे विजन सेंस से प्रॉब्लम है। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक ब्लाइंडनेस और एक लो विजन। ब्लाइंड जिसको बिल्कुल ही नहीं दिखता, 100% उसको विजन लॉस है, और लो विजन जिसको ग्लासेस का यूज़ करके या फिर अदर एडेप्टिव असिस्टेड डिवाइस का यूज़ करके थोड़ा वो अपने विजन सेंस को यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट, आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है हम कैसे देखते हैं वो वाला प्रोसेस। द रे पासिस थ्रू द कॉर्निया, देन इट कन्वर्ट्स द इमेज टू एंड ट्रांसफर टू द ब्रेन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये पूरी आपको दिखता कैसे वो वाली चीज़ एक्सप्लेन की गई है, ये आपको पढ़ना है याद से। क्वेश्चन बनता है इसमें से, अगर पूछा जाए 5 नंबर का 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाए आपके फाइनल्स में, तो आपको ये डेफिनेशन भी लिख के आनी चाहिए। नेक्स्ट, ब्लाइंडनेस की हम डेफिनेशन पे आए तो ब्लाइंडनेस रेफर्स टू कंडीशन वेयर अ पर्सन सफर्स फ्रॉम द एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। पहला, टोटल एब्सेंस ऑफ साइट, मैंने आपको बताया उसे बिल्कुल ही नहीं दिखता। नेक्स्ट, विजुअल एक्विटी नॉट एक्सीडिंग 660 और 2200, यानी कि जो उसका विजन है उसका जो रेशो वो 660 से ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा है इन द बेटर आई इवन विद द करेक्टिव लेंसेज का यूज़ करके भी, चश्मा लगा के भी उसे नहीं दिख रहा है, तो यानी वो टोटल ब्लाइंड है। नेक्स्ट, लिमिटेशन इन द फील्ड ऑफ विजन सबटेंडिंग एंगल 20 डिग्रीज और वर्स, कि उसका जो विजन का एंगल है, यानी हम जो ऐसे आईबॉल्स मूव करके देखते हैं, ये 20 डिग्री से भी कम है या फिर इससे भी वर्स है। नेक्स्ट हम आते हैं लो विजन पे, तो लो विजन एज ए कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी एंड इट डिफाइंस एज follows. Person with low vision means a person with impairment of visual functioning even after treatment or standard refractive correction, but who uses or potential capables of using vision in the planning of executive of the assisted device. उसका assisted device यूज़ करके भी उसे थोड़ा बहुत दिख रहा है, मतलब उसका 100% विजन नहीं लूज़ हुआ है। अब जैसे कि हमें उसे कोई टास्क करवाना है, तो हम अगर कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखें, डार्क कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करें, बड़े लेटर्स यूज़ करें, तो वो अपना थोड़ा बहुत बचा हुआ विजन यूज़ करके चीज़ों को सीख सकता है। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। ये चीज़, ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है, ये वाली जो आपको स्क्रीन दिख रही है पिंक वाली, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है बहुत इंपॉर्टेंट? क्योंकि इसमें ये सारे रेशोज़ गिवन है। 20/30 और 20/60 नॉर्मल विजन होता है, 20/70 20/160 मॉडरेट लो विजन होता है, 20/200 20/400 सीवियर लो विजन होता है। तो ये सारे आपको रेशियोज़ याद रखने के हैं, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने वापस स्क्रीन क्लियर कर दिया है। ये दोनों हैं, एक नेशनल है एक इंटरनेशनल है, तो आपको ये रेशियोज़ पता होने चाहिए। मैंने पहले की वीडियोस में भी आपको ये रेशियोज़ बता रखे हैं। इनफैक्ट खुद हैंड रिटन फ़ोटो लगाई थी मैंने स्क्रीन पे पिछली वीडियो में, जो मैंने आपको पहले वीडियो करवाई हुई है उसमें, तो इसलिए ये रेशियोज़ अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट अब हम आते हैं हेयरिंग इम्पेयरमेंट पे 2.3 पे। अब आपको हेयरिंग इम्पेयरमेंट से पता चल रहा है कि आपका हेयरिंग सेंस का इशू है, जिसमें भी दो कंडीशन होती है। जैसे विजन में थी, या तो पूरा ब्लाइंड था या फिर लो विजन था। ऐसी हेयरिंग में होता है या तो पूरा डेफ होता है या फिर हार्ड ऑफ हियरिंग होता है। अब डेफनेस में यानी उसे बिल्कुल ही नहीं सुनता, लेकिन हार्ड ऑफ हियरिंग में उसे थोड़ा बहुत सुनाई देता है। तो इसमें अब हम आगे की तरफ चलते हैं। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है अब पेज, ये आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ऊपर था ना विजन का, वो एक्सप्लेन कर रहा था कैसे दिखता है, रेज ट्रांसफ़र होती है, रिफ्लेक्शन होता है लाइट का। ऐसी ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है हियरिंग का पूरा प्रोसेस, कि इनर ईयर से, आउटर ईयर से, मिडल ईयर से, फिर ब्रेन तक चीज़ें जाती हैं।
तो इस वाले पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो। इस पेज को पढ़ लेना अच्छे से। अगर ईयर से क्वेश्चन बनता है, डेफिनेट से क्वेश्चन आता है 5 से 10 नंबर का, तो आपको ये एक्सप्लेनेशन लिख के आनी है। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड डेफनेस। अब हम मीनिंग की बात कर लेते हैं। तो मीनिंग में आता है अ पर्सन इज़ नॉट एबल टू हियर। ऑफकोर्स आपको डेफनेस से पता चल रहा है कि एक पर्सन सुन नहीं सकता है, सुनने के काबिल नहीं है। और हियरिंग थ्रेशोल्ड्स और 25 dB। अब देखो, डेसिमल से देखा जाता है, हियरिंग की यूनिट को मेजर किया जाता है डेसिबल टर्म से। नेक्स्ट, हार्ड ऑफ हियरिंग रेफर्स टू पर्सन हियरिंग लॉस रेंजिंग फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर। हार्ड ऑफ हियरिंग होता है जब किसी पर्सन को उसका हियरिंग लॉस होता है माइल्ड से लेकर सीवियर तक। कैसे, मैंने आपको बताया ना, लेवल होते हैं माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। प्रोफाउंड होता है टोटल डेफ है, उसे सुन ही नहीं सकता। बट अगर माइल्ड से लेकर सीवियर तक में रेंज कर रहा है उसका डेफनेस, तो यानी उसको हार्ड ऑफ हियरिंग है, वो कंप्लीट डेफ नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, PWD एक्ट, जो 1995 था, पुराना वाला, जिसे अब चेंज करके RPWD एक्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पे पुराने वाले की बात कर रहे हैं। डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी इन PWD एक्ट इंक्लूड्स हियरिंग इम्पेयरमेंट। अगर किसी को हियरिंग इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ 60, अगर किसी हियरिंग इम्पेयरमेंट मीन्स लॉस ऑफ 60 डेसिमल और मोर। अब उसका मैंने आपको बताया कि हियरिंग की यूनिट डेसिमल से नापी जाती है। अगर उसको 60 डेसिमल या फिर उससे ज़्यादा हियरिंग लॉस है तो उसको कंप्लीट डेफ कहा जाता है। नेक्स्ट अब हम चलें टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस अकॉर्डिंग टू द प्लेस, अकॉर्डिंग टू द डिग्री, अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ ऑनसेट और अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये आप टाइप पढ़ सकते हो, वैसे एग्जाम में नहीं पूछता है टाइप्स ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट। आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं कि प्लेस के बेसिस पे देखा जाए तो जैसे कि आप सबको पता है कि आपका जो एक ईयर होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, आउटर ईयर, इनर ईयर और मिडल ईयर। जो आउटर ईयर होता है वो तो कान का बाहर वाला हिस्सा होता है सिर्फ। तो प्लेस के बेसिस पे 3 तरह में डिवाइड किया जाता है। पहला मिडल ईयर में, कि उसको मिडल ईयर में कोई दिक्कत है तो प्लेस क्या हो गया, मिडल ईयर का। नेक्स्ट इनर ईयर में, कि मिडल ईयर के बाद आता है इनर ईयर, उधर कोई दिक्कत है, जैसे आपको सेकंड पॉइंट में दिख रहा होगा इनर ईयर में दिक्कत है। या फिर थर्ड बनता है जिसमें मिक्सड है, इनर ईयर में भी दिक्कत है और मिडल ईयर में भी दिक्कत है। तो ये होता है प्लेस ऑफ इम्पेयरमेंट के बेसिस पे। डिग्री के बेसिस पे मैंने आपको बताया था, ये पहली वीडियोस में मैंने आपको ये डिग्रीज लिखा रखी हैं। इन डिग्री का स्क्रीनशॉट ले लेना, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये वाली डिग्री अच्छे से याद कर लेना कि किसी का हियरिंग डिग्री 27 to 40 डेसिमल तक के में रेंज कर रहा है तो उसको लो स्लाइट है। फिर 41 से 55 आता है तो माइल्ड है। जैसे जैसे ये डेसिबल बढ़ता जाएगा, यानी उसको ज़्यादा ऊंची आवाज़ सुनती है और ऊंची आवाज़ सुनती है। तो ऐसी जैसे जैसे ये डेसिबल बढ़ता जाएगा उसका डेफनेस भी बढ़ता जाएगा। तो इसलिए ये वाला टेबल अच्छे से याद कर लेना जो मैंने रेड में किया है वो। अब आगे चलते तो एज ऑफ ऑनसेट में हम देखें तो या तो वो डेफ हुआ होगा, बॉर्न ही डेफ हुआ होगा, यानी जब वो पैदा हुआ तभी वो बहरा था, या फिर दूसरा जब उसकी लाइफ चल रही थी तब कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई ऐसा इवेंट हो गया, ऐसा सिनेरियो बन गया कि उसको डेफनेस हो गई। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं लैंग्वेज पे। एक आता है प्रीलिंगुलरी और नेक्स्ट आता है पोस्ट लिंगुलरी डेफनेस। एक जब बच्चा डेफ ही बॉर्न हुआ यानी पैदा ही बच्चा डेफ हुआ है, उसे सुनता ही नहीं है, तो ऑफकोर्स उसका स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा। उससे पहले ही जो डेफनेस हो जाती है उसको प्रीलिंगुलरी डेफनेस कहते हैं, जब उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हुआ होता। नेक्स्ट, जब उसकी स्पीच बन रही होती है, स्पीच सीख रहा होता है, तब वो डेफ हो जाए तो उसको पोस्ट लिंगुलरी डेफनेस कहते हैं। स्क्रीन पे आपको सारी डेफिनेशंस दिख रही होंगी, साथ साथ पढ़ते चलना, समझ ना आए मेरे से पूछ लेना बाद में। वीडियो पोस्ट करके ये सारी डेफिनेशन अपनी नोटबुक में लिखते चलना, रिवीजन में बहुत काम आएगी, जिन्हें मैं हाईलाइट कर रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टेबल आ जाती है, जैसे मैंने आपको ये वाली डिग्रीज बताई थी कि ये वाली डिग्रीज पढ़नी है, इसी डिग्री की फिर ये टेबल है। तो ये टेबल आप याद कर सकते हो, इसमें सब कुछ कवर है। ये वाली टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर पे। अब स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर क्या होता है कि कोई बच्चे को दिक्कत है उसकी भाषा में मेन। अब पहले सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ देखते हैं, फिर आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर रेफर्स टू अ प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन and related areas such as oral motor functioning. Delays of disorder contribute in the inability to understand language or moral mechanism of functional speech feeding. See,
अब स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है जब किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है कम्युनिकेशन में, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में। वो बच्चा नहीं समझ पाता कि मैं कैसे अपनी बात को रखूँ सामने वाले के आगे, तो उसे स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर में काउंट किया जाता है। इसमें ओरल मोटर फंक्शंस की भी डिसेबिलिटी आती है, जैसे कि बच्चे के जॉ में प्रॉब्लम है, जॉ में स्टिफनेस है, वो अच्छे से अपना माउथ मूव नहीं कर पा रहा है, तो ऑफकोर्स उसका स्पीच क्लियर नहीं होगा। तो ये सारा आपको जो ओरल मोटर फंक्शनिंग की डिसेबलिंग कंडीशंस आती है या फिर रेयर कंडीशनिंग आती है, ये भी स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर में काउंट की जाती है। नेक्स्ट, अब हम चले तो इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं। कॉजेज़ की बात करें स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर की, तो हियरिंग लॉस। अब बच्चा सुन नहीं सकता, मैंने आपको बताया ना ऊपर कि बच्चा सुन नहीं सकता, तो उसकी लैंग्वेज ही डेवलप नहीं हुई है, वो बोलेगा कैसे जब वो सुन ही नहीं सकता, उसे पता ही नहीं वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन क्या है, तो वो बोल ही नहीं पाएगा। तो हियरिंग लॉस एक कोज होता है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर का। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ब्रेन इंजरी है, कोई ब्रेन इंजरी हो गई, मेंटल रिटार्डेशन हो गया, ज़्यादा ड्रग्स लेता था, कोई एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ ड्रग्स था जिसकी वजह से लैंग्वेज एंड स्पीच डिसऑर्डर हो सकता है। फिजिकल इम्पेयरमेंट हो सकती है कोई, such as clip lip or plate or vocal abuse of misuse frequent, however it is unknown। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर के, फिजिकली भी, कॉग्निटिव भी, बाय बर्थ भी, आफ्टर बर्थ भी, तो आपको हर सिनेरियो को देख के चलना रहता है। नेक्स्ट हम आते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, 3 मेजर टाइप्स ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। 3 टाइप्स होते हैं इसके। पहला आर्टिकुलेशन, फिर फ्लुएंसी, फिर वॉइस। ठीक है, तो अब हम इन तीनों टर्म्स को लेके चलते हैं। पहला आर्टिकुलेशन, ये दिक्कत रहती है बच्चे के प्रोनाउंसिएशन में, जैसे वो रैबिट को वैबिट बोल रहा है, जैसे मेरा नाम हर्षिका है, श है, लेकिन कुछ लोग उसे हर्षिका बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको श और स में दिक्कत रहती है, रैबिट को वैबिट बोलते हैं। ऐसी कुछ वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन में कुछ लोगों को दिक्कत रहती है, तो ये आर्टिकुलेशन में आता है। नेक्स्ट, फ्लुएंसी में आपने नोटिस किया होगा कुछ लोग हकला के बोलते हैं, कुछ वर्ड्स पे वो अटक जाते हैं, तो उस हकलाने को क्या बोलते हैं? फ्लुएंसी में दिक्कत है उसके। शटरिंग, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, शटरिंग जिसे कहा जाता है, हकला के बोलना, तो ये फ्लुएंसी के अंडर में आता है। नेक्स्ट, वॉइस। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें अपनी आवाज़ का पता नहीं होता, हम कहते हैं ना उन्हें कि चिल्ला क्यों रहा है, तो वो कहते हैं हमारी तो नॉर्मल आवाज़ ही ऐसी है। तो यानी उनको अपनी वॉइस पे कंट्रोल नहीं रहता, उन्हें कब ज़ोर से बोलना है, कब धीरे से बोलना है, ये उन्हें नहीं पता रहता, वो नॉर्मल बात चिल्ला चिल्ला के करते हैं, तो ये वॉइस की दिक्कत में आता है। नेक्स्ट आते हैं हम लैंग्वेज डिसऑर्डर में, ये टाइप्स हमने पढ़े स्पीच डिसऑर्डर के। अब हम आते हैं नेक्स्ट लैंग्वेज डिसऑर्डर में। इट इज़ द impairment in the ability to understand and use words in context of both verbally and non-verbally। अब लैंग्वेज तो बहुत तरह की होती है, तो ये आता है कि हम किसी भी चीज़ को किस तरह से समझ रहे हैं, चाहे वो वर्बली हो चाहे वो नॉन वर्बली हो। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज डिसऑर्डर आर इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ वर्ड्स, कि वर्ड्स हम सही तरह से यूज़ नहीं कर रहे, तो भी ये लैंग्वेज डिसऑर्डर में आएगा। एंड द मीनिंग इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज़। ऑफकोर्स लैंग्वेज का यूज़ क्यों किया जाता है? अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, बट वही नहीं कर पा रहे, तो लैंग्वेज डिसऑर्डर के अंदर आएगा। हम वर्ड्स का सही से यूज़ नहीं कर पा रहे, वो भी लैंग्वेज डिसऑर्डर के अंदर आएगा। नेक्स्ट, vocabulary and inability to follow directions or the combination of characteristics affected to language learning disabilities। अब मैंने आपको जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स अभी बताई कि ये बच्चे को वर्ड्स के यूज़ का अच्छे से नहीं पता है, वो अपने आइडियाज़ को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, चाहे वो वर्बली कॉन्टेक्स्ट में देखें या नॉन वर्बल कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो ये सब लैंग्वेज डिसऑर्डर में आता है। लैंग्वेज डिसऑर्डर बच्चे को कब कब हो सकता है, क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं? अब जब 7 महीने का बच्चा होता है तब वो मोस्ट ऑफ द टाइम बैबलिंग करने लग जाता है, बट अगर वो नहीं कर रहा है तो हो सकता है उसको लैंग्वेज डिसऑर्डर हो। नेक्स्ट, 17 मंथ्स का जब बच्चा होता है तब वो कुछ वर्ड्स बोलने लग जाता है, बट अगर वो नहीं बोल रहा है 17 मंथ्स का होके भी, तो उसको लैंग्वेज डिसऑर्डर हो सकता है। ये क्यों बताया जा रहा है आपको? ताकि आप शुरू के टाइम में ध्यान रख सको बच्चे को कोई लैंग्वेज डिसऑर्डर तो नहीं है। ये माइनर चीज़ों को नोटिस करने से ही इनिशियल पीरियड में देखा जा सकता है कि बच्चा किस कंडीशन में है, जिससे हम उस पर अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन, यू ऑल नो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट, अगर 2 इयर्स का बच्चा होता है तो वो कुछ वर्ड्स को साथ में रख के एक सेंटेंस बना सकता है, जैसे पानी चाहिए तो बोलता है कि मम चाहिए,
तो इस तरह से वो वर्ड्स को, कुछ वर्ड्स को, 2-3 वर्ड्स को साथ में रख के अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, बट वैसा नहीं कर पा रहा है 2 साल की उम्र में भी, तो हो सकता है उसको लैंग्वेज डिसऑर्डर हो। नेक्स्ट, हैव प्रॉब्लम विद एनी प्ले एंड टॉक विद अदर किड्स एट द एज ऑफ 2 से 3 साल। अब आपको पता है कि 2 से 3 साल का बच्चा अपने पीयर ग्रुप के साथ थोड़ा घुलने मिलने लगता है, थोड़ा खेलने लगता है, बट अगर वो खेलते टाइम अपनी फीलिंग्स नहीं रख पा रहा है, अपनी बातें नहीं बता पा रहा है, तो हो सकता है उसको लैंग्वेज डिसऑर्डर हो। तो यही सब चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है। अब लैंग्वेज डिसऑर्डर के 2 टाइप्स होते हैं, जैसे हमने स्पीच डिसऑर्डर के 3 टाइप पढ़े, आर्टिकुलेशन, फ्लुएंसी और वॉइस। ऐसे लैंग्वेज डिसऑर्डर के 2 टाइप्स होते हैं, रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव। अब आप पहले रिसीव करते हो चीज़ों को। हम छोटे थे, हमने चीज़ें रिसीव की कि ये वर्ड होता है, ये वर्ड का साउंड होता है, इन्हें ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। हमें कुछ चीज़ बताने तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। हमें पानी चाहिए तो हमें पता है हमें पानी वर्ड का यूज़ करना है, तो हम पहले रिसीव करते हैं, फिर हम एक्सप्रेस करते हैं। तो पहले रिसेप्टिव क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि हमारी एक्सप्रेसिव क्वालिटी अच्छी हो। कुछ बच्चे होते हैं जो एक्सप्रेस अच्छे से नहीं कर पाते बट रिसीव अच्छे से करते हैं, तो एक्सप्रेसिव डिपेंडेंट रहता है रिसेप्टिव पे। अगर आप रिसीव ही अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा कि सामने वाला क्या बोल रहा है, तो वो एक्सप्रेस तो कर ही नहीं पाएगा ना। तो इसलिए 2 टाइप्स रहते हैं। व्हेन अ चाइल्ड फाइंड्स हार्ड टू अंडरस्टैंड स्पीच, इट में हार्ड टू फॉलो डायरेक्शन, आंसर क्वेश्चंस, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स व्हेन आस्क्ड। अगर वो रिसीव ही नहीं कर पा रहा, जैसे कि आंसर क्वेश्चंस वाला हम सेकंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। हमने, कोई एक चाइल्ड है, हमने उससे क्वेश्चन पूछा और वो समझ ही नहीं पा रहा कि हमने पूछा क्या उससे, वो हमारी लैंग्वेज को रिसीव ही नहीं कर पा रहा, तो वो आंसर में एक्सप्रेस कैसे कर पाएगा? समझ गए? जब उसका रिसेप्टिव चीज़ ही अच्छी नहीं है, उसे समझ ही नहीं आ पाए कि हम क्या पूछ रहे हैं, तो वो आंसर को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। अब हम एक्सप्रेसिव पे आ जाते हैं। ट्रबल फाइंडिंग द राइट वर्ड्स टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, कि मैंने कुछ बताया ना, कुछ बच्चों का होता है वो समझ जाते हैं। जैसे मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, आप समझ गए कि हाँ इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, बट आप आंसर नहीं बता पा रहे। कहते हैं ना कि पता था बस बोल नहीं पाया, पता था बस बोल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि हमें करेक्ट वर्ड नहीं मिल पाता कि हमें अपना आंसर किस तरह से एक्सप्रेस करना है। करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ड्स नहीं पता होता। नेक्स्ट अब हम आते हैं, ये सब तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, डेफ ब्लाइंडनेस पे आते हैं हम सीधा। जितना आपने अभी पढ़ा लैंग्वेज और स्पीच डिसऑर्डर में, दोनों की डेफिनेशन, फिर स्पीच के अलग टाइप्स, लैंग्वेज के अलग टाइप्स, उनकी डेफिनेशंस, उनके मतलब, उनके एग्जांपल्स, वही आपको करने का ज़रूरत था। नेक्स्ट अब हम आते हैं डेफ ब्लाइंडनेस में मल्टीपल डिसेबिलिटी। मल्टीपल डिसेबिलिटी से आप समझते हो 2 या फिर 2 से ज़्यादा डिसेबिलिटी जब होती हैं, तो इसमें हम डेफ ब्लाइंडनेस को लेके पढ़ते हैं, जिसमें हमारा ड्यूअल सेंसरी इम्पेयरमेंट रहता है, डेफनेस और ब्लाइंडनेस। जिसमें कि अब हम डेफिनेशन पे आएँ तो डेफ ब्लाइंडनेस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट ऑडिटरी एंड विजुअल इम्पेयरमेंट इन अ पर्सन। जब किसी पर्सन में ऑडिटरी या फिर विजुअल इम्पेयरमेंट हो, उसे डेफ ब्लाइंडनेस कहा जाता है। अब ज़रूरी नहीं कि वो पर्सन पूरा ही ना सुन सकता हो या फिर पूरा ही ना देख सकता हो, कंप्लीट डेफ या फिर कंप्लीट ब्लाइंड हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है क्या पता उसको दोनों चीज़ थोड़ी थोड़ी हो, या एक चीज़ पूरी हो एक चीज़ थोड़ी हो, तो अलग अलग लेवल पे वेरी करती हैं चीज़ें, बट उसको दिक्कत इन्हीं 2 सेंसेस में है, विजन और हियरिंग में। नेक्स्ट हम आते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन आप अच्छे से याद कर लेना, मैं ये रेड में जो मैंने अभी किया है ये डेफिनेशन है, इसकी नोट कर लेना अपनी कॉपी में, क्योंकि डेफ ब्लाइंडनेस पे ऑफकोर्स क्वेश्चन बनता है। आप एमडी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हो तो डेफ ब्लाइंडनेस से क्वेश्चन तो बनेगा, तो ये याद कर लेना। नेक्स्ट अब हम चलते हैं ये, हमने डेफ ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ लिया। मैंने आपको बता दिया कि डेफ ब्लाइंडनेस में 2 ड्यूअल सेंसरी इम्पेयरमेंट रहता है, विजन का और हियरिंग का रहता है, अलग अलग लेवल पे रहता है, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, माइल्ड। तो आपको वो सब याद करने का रहेगा कि बच्चा कंप्लीट डेफ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, या फिर कंप्लीट डेफनेस के साथ कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। एक कॉम्बिनेशन होता है, दोनों चीज़ थोड़ी थोड़ी भी हो सकती है, दोनों चीज़ कंप्लीट भी हो सकती है, या फिर एक चीज़ कंप्लीट और एक चीज़ कम भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ ऊपर पढ़ने को मिलेंगी, यही सेम चीज़ होंगी। नेक्स्ट अब हम आते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ पे। डेफ ब्लाइंडनेस जो है वो मल्टीपल डिसेबिलिटी का पार्ट है। मल्टीपल डिसेबिलिटी इतना बड़ा सर्कल है तो डेफ ब्लाइंडनेस उसमें इतना सर्कल है कि हाँ, डेफ ब्लाइंडनेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी। बट मल्टीपल डिसेबिलिटी क्या होता है? जब किसी इंडिविजुअल को 2 या फिर 2 से ज़्यादा डिसेबिलिटी कंडीशन हो। इसकी डेफिनेशन पे आते हैं तो
Multiple disability is a combination of two or more than two disabling condition that have a combined effect on a child's communication, mobility and performance of डे टू डे टास्क। जब किसी बच्चे को दो या फिर दो से ज़्यादा डिसेबलिंग कंडीशन हो जो उसकी रोज़ की ज़िंदगी पे एक अफेक्ट डाल रही हैं। नेक्स्ट, मल्टीपल डिसेबिलिटी किस चीज़ों को अफेक्ट कर सकती है? ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, कम्युनिकेशन विद द वर्ल्ड, अपॉर्चुनिटीज टू इंटरेक्ट, एबिलिटी टू मूव, नीड रेगुलर हेल्प, फाइंड अ चेयर टू सिट एंड हायर स्ट्रक्चर एजुकेशनल रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स इन देयर ट्रेनिंग। आपको किस किस चीज़ों को देख के पता लगेगा कि बच्चों को मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हैं? पहला, कि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत पीछे चल रहा है, वो बाकी अपने पीयर ग्रुप के साथ साथ डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा है, या फिर उसका कम्युनिकेशन अच्छे से डेवलप नहीं हुआ, कम्युनिकेशन एबिलिटी। नेक्स्ट, उसको अपॉर्चुनिटीज़ टू इंटरेक्ट, मतलब उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं बट वो इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर ही नहीं पा रहा है। नेक्स्ट, एबिलिटी टू मूव अराउंड, अच्छे से मोबिलिटी या ओरिएंटेशन में दिक्कत है, अच्छे से मूव नहीं हो पा रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। उससे रोज़ रोज़ नीड रेगुलर हेल्प, हर एक्टिविटी में उसे हेल्प चाहिए रहती है, हर एक्टिविटी में वो हेल्प मांगता है, चाहे अपने टीचर्स की या अपने एल्डर ब्रदर सिस्टर की या पेरेंट्स की। नेक्स्ट, फाइंडिंग अ चेयर, बार बार चेयर ढूंढता है, बैठने की जगह ढूंढता है, ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पा रहा है, एक्टिव नहीं है इस छोटी एज में भी। नेक्स्ट, हाईली स्ट्रक्चर एजुकेशनल रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम हेल्प इन देयर ट्रेनिंग, तो काफ़ी ज़्यादा एजुकेशनल या फिर रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम सेटअप किए जाते हैं जो उसकी ट्रेनिंग में हेल्प करें। नेक्स्ट, अब हम आते हैं सम एग्जांपल्स ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी के। कुछ एग्जांपल्स की बात कर ले तो डेफ ब्लाइंडनेस, मैंने आपको बताया अभी बताया कि डेफ ब्लाइंडनेस एक छोटा सा पार्ट है मल्टीपल डिसेबिलिटी का, यानी एक एग्जाम्पल है मल्टीपल डिसेबिलिटी का, जिसमें विजुअल और हियरिंग इम्पेयरमेंट रहती है। नेक्स्ट, विजुअल इम्पेयरमेंट प्लस हियरिंग इम्पेयरमेंट प्लस मेंटल रिटार्डेशन, यानी उसको डेफनेस की प्रॉब्लम है, ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है और साथ में वो मेंटल रिटार्डेड भी है। नेक्स्ट, विजुअल इम्पेयरमेंट विद मेंटल रिटार्डेशन, यानी उसको विजन का प्रॉब्लम है, साथ में कॉग्निटिव प्रॉब्लम है, मेंटल रिटार्डेशन है। सेरिब्रल पाल्सी विद मेंटल रिटार्डेशन या फिर स्पीच या फिर विजुअल, यानी कि कोई भी दो या फिर दो से ज़्यादा डिसेबिलिटी है। अब आप वो कोई सी भी चीज़ को कॉम्बिनेशन बना सकते हो, क्या पता उसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो, साथ में विजन का प्रॉब्लम हो, सेरिब्रल पाल्सी हो, साथ में हियरिंग का प्रॉब्लम हो, या फिर हियरिंग भी हो, विजन भी हो, साथ में लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो। तो ऐसी दो या फिर दो से ज़्यादा डिसेबलिंग कंडीशन को मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ कहा जाता है। उसमें आप कोई भी डिसेबिलिटीज़ को जोड़ के कॉम्बिनेशन में एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है 2.5B। यही था, आपको कुछ डिसेबिलिटी कंडीशंस के बारे में जानना था। किस किस के बारे में हमने पढ़ा? लोकोमोटर डिसेबिलिटी के बारे में, जिसमें हमने पोलियो के बारे में देखा, सेरिब्रल पाल्सी के बारे में देखा, बहुत इंपॉर्टेंट सेरिब्रल पाल्सी के टाइप्स, फिर मस्कुलर डायस्ट्रॉफी के बारे में देखा जिसके अंडर हमने मस्कुलर सिलेरोसिस ये सब देखा, फिर विजुअल इम्पेयरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट जिसमें हमने लो विजन और ब्लाइंडनेस देखा। लो विजन में क्या ध्यान रखना है? 20/60, ये सारे रेशियोज़ आपको अच्छे से याद करने हैं, मैंने कहा था स्क्रीनशॉट लेना, तो वो रेशियोज़ याद कर लेना। नेक्स्ट, हियरिंग इम्पेयरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें हमने टोटल डेफनेस तो पढ़ा ही, लेकिन साथ में हार्ड ऑफ हियरिंग भी पढ़ा, जिसमें हमने डेसिमल देखे, माइल्ड, मोटेड, सीवियर में क्या क्या डेसिमल वेरी होते हैं, तो मैंने उसमें भी कहा था स्क्रीनशॉट लेना, तो वो डेसिमल याद कर लेना। नेक्स्ट, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर, जिसमें हमने इनकी डेफिनेशन देखी, फिर स्पीच के 3 टाइप्स देखे, आर्टिकुलेशन, फ्लुएंसी, वॉइस। लैंग्वेज के भी 2 टाइप्स देखे, रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव, तो वो भी याद कर लेना। नेक्स्ट, डेफ ब्लाइंडनेस और मल्टीपल सिलेरोसिस, डेफ ब्लाइंडनेस और मल्टीपल डिसेबिलिटी, जिसमें हमने डेफ ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ा, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा कि दोनों कंप्लीट हो सकता है, एक कंप्लीट और एक कम हो सकता है, या फिर दूसरा कंप्लीट और ये कम हो सकता है, या फिर दोनों ही थोड़े थोड़े हो सकते हैं। और मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ा कि आप वो 21 डिसेबिलिटीज़ में भी किन्हीं भी 2 या फिर 2 से ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ का कॉम्बिनेशन करके मल्टीपल डिसेबिलिटी के एग्जाम्पल में लिख सकते हो। तो ये लास्ट में मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दे दिया 2.5 का। इसके बाहर 2.5 में से कुछ भी नहीं पूछेगा। इन नोट्स में इन डिसेबिलिटी का बहुत ज़्यादा डीप में दिया गया है, डिप्लोमा लेवल पे इतना नहीं पूछेगा, जितना मैंने एक्सप्लेन किया है उतना ही पूछेगा, उससे बाहर नहीं पूछेगा डिप्लोमा लेवल पे। तो इसी के साथ हमारा यूनिट 2 कंप्लीट होता है पेपर नंबर 1 का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे यूनिट नंबर 3। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।